प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7 पहले 6th। चलो 6th पे पहले आ जाते हैं। 6th कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। कह रहा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब बेटा न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर आ गया, तो ये समझ जाओ कि ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन रूल नहीं होता। तो सीधा फोकस किस पे करना चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व होगा, कि न्यूमरेटर में जब तक ऐसा x प्लस 2 नहीं बनेगा तब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, सीधे जो ये एक्स क्यूब है यहां पर हम 8 कर लेते हैं ऐड और 8 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, और नीचे आ गया x प्लस 2 डी एक्स। ऐसा किया क्योंकि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, इसलिए ऐसा किया। अब साथ में हमें ये पता है कि देखो यहां तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल दिख रही है, ये ध्यान दो इधर 8 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या इंटीग्रेशन होगी, 8 बाहर हो गया और log x प्लस 2, क्योंकि भाई लीनियर है, लीनियर होते ही समझ जाओ कि x के आसपास सब हटा दो, अपने आप फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हटाया, अकेला क्या बचा 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो समझ जाओ लीनियर है, तो हमें ऐसे ही फॉर्मूले तुरंत समझ लेने की क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो इससे हिंट मिल गया कि इसका मतलब यहां पर एलसीएम सेपरेट करना होगा, हमें क्या करना होगा, एलसीएम सेपरेट करना होगा। तो एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं। यह आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, एक अलग कर दिया, माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसे सेपरेट कर दिया बेटा। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है, अभी भी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर नहीं सॉल्व हुआ, तो 8 को लिख दिया 2 क्यूब और नीचे x प्लस 2 डी एक्स। आप चाहो तो इंटीग्रेशन लास्ट में लिखो और चाहो तो साथ में ही लिखते चलो, ये इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। देखो 8 log mod x प्लस 2 प्लस c1 लिख दिया। सिर्फ मैंने क्या किया, इतने पोर्शन का आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख दिया। नहीं भी लिखोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करते हुए जा सकते हो। फाइनल में c लिख दोगे वो कंसीडर होता है। अगर मान लो आप यहां c1 ना लिखो चलेगा, इंटीग्रेशन ना करो चलेगा, आप चाहो तो पूरा लिखते चले जाओ। फाइनल में जब सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन जाएं तो सीधे सबकी इंटीग्रेशन और फिर प्लस सी। वो वैसे ज़्यादा सही है कि इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को लिखते चले जाओ। कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो अलग बात है, फिर उसे हम सेपरेट करके कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं उसी मेथड पे चलता हूँ कि हम इसको साथ साथ लिखते रहेंगे। लास्ट में जब सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन जाएंगे तो एक साथ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां से 8 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले सब याद हैं। और नीचे आ गया x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 8 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखो बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया सिर्फ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अगर अब देखो ये सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं, सम एंड डिफरेंस रूल लगना चाहिए इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x माइनस 8 लॉग मॉड x प्लस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि वो 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो जो और सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई कर दो, एक्स क्यूब बाई 3, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। क्या यही आंसर है?
सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगली प्रॉब्लम बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th। हाँ देखो, 7th में क्या करो, ब्रैकेट कर दो ऑफ I be the integration of e to the power x plus 1 upon e to the power x whole square dx। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर है, क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी? तो पहले ये देखो, स्क्वायर है तो इसका मतलब x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगना चाहिए। फिर हम अंदर गए, हमने देखा भाई अंदर लीनियर नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। सही है, तो इससे ये हिंट मिल गया कि अब डायरेक्ट यहां इंटीग्रेशन नहीं होगी। अगर अंदर कोई लीनियर फंक्शन होता तो स्क्वायर था, सॉल्व हो जाता। अब इसे, इसका मतलब मुझे सिंप्लीफाई करना होगा और इंटीग्रेटिंग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो बस एक ही अलजेब्रा दिख रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो लगा देते हैं वो अलजेब्रा। ये आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन e टू दी पावर x होल इंटीग्रेशन dx। e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कैंसिल हो गई, बचा क्या, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर माइनस 2x, लिखना गलत होगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे e टू दी पावर 2x, न्यूमरेटर में शिफ्ट प्लस 2। अब आप हर स्टेप पे ये देखना चाहिए कि क्या अब ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुका है, पूरे इंटीग्रेटिंग है या कुछ इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं। अगर कुछ इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन जाए तो फिर उन्हें सॉल्यूशन से सेपरेट रखो और बाकी जो बचेंगे उनको सॉल्व करते जाओ। जैसे देखो, यहां एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुका था, तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया कि भाई इसको अब सॉल्यूशन का पार्ट मत बनाओ, बाकी को अब सॉल्यूशन का पार्ट बनाओ बचे हुए। तो यहां देखो, अगर मैं e टू दी पावर 2x को देखता हूं तो e आते ही मैं समझ गया e टू दी पावर x के इंटीग्रेशन की बात हो रही है। e टू दी पावर x देखने के बाद हमें यह दिखा कि भाई ये e टू दी पावर x तो नहीं है, तो x को चेंज करते हुए दिख रहा है कि e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर माइनस 2x है। तो क्या ये दोनों ही लीनियर फंक्शन है? लीनियर है तो यानी सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। सही है, यहां से 2 को हटा करके सोचो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x। यहां से माइनस 2 को हटा के देखो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। इसका मतलब जो जो हटाए थे वो सब क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस माइनस को छोड़ करके। बस एक याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि यही सेम है, ठीक है, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो जल्दी हो जाएगा काम। समझ गए? तो अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर 2x अपॉन 2, e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, और 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही हमारा सॉल्यूशन है। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो। क्लियर हो गया? हाँ, 2x। तब फिर और मेथड है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर x को लीनियर की जगह कोई और फंक्शन बदल दे तब क्या होगा। ठीक है ना, समझ गए? चलो जल्दी नोट करो, अगली प्रॉब्लम बता दो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा e टू दी पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x है। इसमें भी ब्रैकेट खोलना है। आपका आंसर सही आ रहा होगा, लेकिन इसमें आंसर किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, इसलिए आंसर डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनके आंसर चेंज हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग मेथड यूज होते हैं। अभी हमने जिस हिसाब से पढ़ा है इसको उस कैटेगरी में सारे क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, समझ गए? तो क्या करोगे, e टू दी पावर x प्लस 1 को जब ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर e टू दी पावर x से ओपन करोगे 2x इंटू e टू दी पावर x, e टू दी पावर 3x हो गया, 1 इंटू e टू दी पावर x, e टू दी पावर x हो गया, प्लस 2 इंटू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, 2 इंटू e टू दी पावर 2x हो गया। फिर ऐसे ही इंटीग्रेट कर देना है, ऐसे किया होगा। ठीक है ना? हाँ, 9th में हम साइन को नहीं, 9th क्वेश्चन, 9th भी डाउट, हाँ, कॉस में नहीं चेंज करना, अभी समझा रहा हूं इसको क्या करना है। 9th भी देख लो, 9th यही समझा देता हूं, फिर नोट करो। अभी तक तो मुश्किल नहीं लगी होगी इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, बस यही है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जो छोड़ देगा एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करना, फिर ये हाथ से निकल गई तो फिर निकल गई है। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है बेटा साइन ए टू दी पावर एक्स, और जितना ज्यादा फॉर्मूले याद कर सकते हो उन्हें रिवाइज करो। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, सबसे पहले ये ध्यान दो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन और कॉस। प्रोडक्ट रूल यहां होता नहीं है, तो मुझे इस प्रोडक्ट को खत्म करना है। अब दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो एंगल पर ध्यान देना है कि भाई जो प्रोडक्ट में फंक्शन भी है वो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, कोई साइन एक्स कॉस एक्स थोड़ी है। अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, यहां पर भी अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी। इससे ये पता चल गया कि अंदर लीनियर है। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई नहीं है, बट मैं इस बात को बोल देता हूं अभी कि इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। अभी समझोगे कि ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो अब साइन और कॉस के अगर एंगल सेम होते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसे सिंगल बनाने के लिए, 2 साइन ए, है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a। ए की पोजीशन कौन ले रहा है, ए एक्स प्लस बी ले रहा है। ए की पोजीशन में है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, है ना। क्लियर हो रहा है ना सबको। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर 2 नहीं है, 2 से कर दिया हमने डिवाइड और 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। 1/2 एज इट इज, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a, यानी 2ax प्लस बी डी एक्स। 1/2 एज इट इज, ये आ गया हमारे पास साइन, ब्रैकेट ऑफ करूं तो क्या बन गया, 2ax प्लस 2b dx। अब मैंने देखा साइन आ रहा है, कोई पावर वगैरह साइन पर नहीं है, तो यानी साइन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सब कुछ हटा के सोचो क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स बचा। क्या इंटीग्रेशन होती है, कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स, सॉरी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब वही सेम इंटीग्रेशन होगी। तो अब हम कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। 1/2 यानी -1/2 कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि है 2a प्लस c। ये बन जाएगा 1 - 1/4a, और बाकी क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। तो अब फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से इसमें आनी चाहिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसमें फॉर्म किस तरीके की होनी चाहिए जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, I be the integration of f dash x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ऐसा आ सकता है। f डैश x यानी एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। और I be the integration of एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और I be the integration of the form एफ एक्स टू दी पावर n, बाहर एफ डैश एक्स डी एक्स हो सकता है। सही है, समझ गए।
तो इस तरीके की कुछ फॉर्म हो सकती हैं। आपको ये समझना है कि फंक्शन के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। और भी अगर इस तरीके से फॉर्म मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ई टू दी पावर एफ एक्स बाहर मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। और कह सकता हूं ई टू दी पावर या ए टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, बहुत तरीके से ये बात बताई जा सकती है। आपको बस ध्यान रखना है कि फंक्शन प्रेजेंट होगा और उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, या एक बड़े फंक्शन का कोई पार्ट एज अ फंक्शन दिखेगा और उसका डेरिवेटिव आपको फंक्शन में दिखेगा। या तो पूरा पुट होकर के इंटीग्रेटिंग फॉर्म बनेगी, कौन सी इंटीग्रेटिंग फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने पढ़ी है, या तो वो बनेगी, या पार्ट ऑफ द फंक्शन पुट करके पूरी इंटीग्रेटिंग फॉर्म बनेगी। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तब आपको ये जजमेंट आएगी कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन है। क्योंकि क्या होता है, जब पूरा पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन आ रहा होता फर्स्ट एक्सरसाइज का, जैसे ये लीनियर वाला आ गया, लेकिन सबको इतनी आदत पड़ जाती कि जो कुछ है पहले कर दो सब्स्टिट्यूट, सोचेंगे नहीं कि कौन सी फॉर्म पे चल रहा है, पहले जो भी दिख रहा है इसको सर पुट कर दें, उसको सर पुट कर दें, आता कुछ नहीं है उसमें। तो आपको ये पहले समझना होगा कि कैसे कब सब्स्टिट्यूशन करनी है, कब नहीं करनी है। एक चीज में तो आप देख चुके हो कि भाई स्टैंडर्ड फंक्शन से अदर फंक्शन का चेंज, स्टैंडर्ड से पहला कंपोजिट फंक्शन आपने देख लिया जहां पर लीनियर उसका एक्स को रिप्लेस करता है, लीनियर फंक्शन, उसको मैंने बिना सब्स्टिट्यूशन के आपको करवाया। ठीक है ना, अगर देखोगे तो कई स्कूल में वो भी सब्स्टिट्यूशन से ही करते, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो। जितने भी हमने वो प्लस माइनस करने वाले क्वेश्चन किए, 7x+2 वाला जो क्वेश्चन था, स्कूल में किसी को भी टीचर को देना हो पहले सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे, इसको सब्स्टिट्यूट करके, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्वेश्चन, लेकिन हम पहले डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब मैं बढ़ता हूं आगे। देखो, तो ये तुम लोगों ने फॉर्म देख ली कि भाई कैसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो पहला मैं बेसिक स्ट्रक्चर लेकर के आपको समझाता हूं कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं। पहला स्ट्रक्चर मैंने लिया, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। यहां आप सीख रहे हो प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो भी एफ एक्स है जिससे मुझे एफ डैश एक्स मिल रहा है, उस फंक्शन को आपको एक अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या लिखना है? पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। क्या लिखना है? पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, जेड वाई जो मर्जी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है एफ एक्स को टी पुट करना। पुट एफ एक्स टी, ठीक है ना, वाई लिख लो, ये थोड़ा रिदम नहीं लगती। पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टी। हाँ, नहीं तो वो पी के बाद टी पे एंड हो रहा है और वहां पर भी टी पे एंड हो रहा है, थोड़ा सा रिदम लगती है, ठीक है ना। तो आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी टी करना है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें मैं कहीं जेड नहीं पुट करूंगा। जहां हमें डबल सब्स्टिट्यूशन करनी वहां यू भी पुट करेंगे, वी भी पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए ज्यादातर यही रहता है, ठीक है। अब क्या किया, इसके बाद अगर आपने फंक्शन को टी में चेंज किया है, फंक्शन को किस में चेंज किया है? टी में, इसका मतलब टी भी वेरिएबल है, तो आपका जो dx है इसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? dt में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? dt में। पहले पूरा प्रोसेस देखो। तो अब आप चाहे इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर लो या विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। fx का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा? f डैश एक्स बाय यूजिंग चेन रूल। x विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो क्या लिखोगे? dx बाई dt। इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t 1। अब क्या करना है, मुझे dx की वैल्यू निकालनी। भाई fx को तो t बदल दिया, अब मुझे निकालनी है dx की वैल्यू। तो dx इज इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन f डैश एक्स dt। 1 अपॉन f डैश एक्स dt। समझ गए? तो ये आपके dx की वैल्यू निकल गई।
अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब शॉर्टकट इसका समझना है हमें। जैसे हमने किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी, हमने क्या किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो एफ एक्स है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश एक्स ही आएगा, एक्स का तो अब होगा तो कितना हो जाएगा, 1, लिख दिया। इसके साथ लिखना है आपको dx, t को विद रिस्पेक्ट टू t करो, डेरिवेटिव कितना हो गया 1, उसके साथ लिखना है dt। ये वाली चीज आपको डायरेक्ट मिलेगी। अब व्हाट अबाउट dx, 1/f डैश एक्स डी टी। क्या सबको समझ में आ गई मेरी बात? आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, ये आया कैसे वो मैंने समझाया। क्या करना है, जो एफ एक्स है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और साथ में dx मल्टीप्लाई, t को विद रिस्पेक्ट टू 1 करना है और साथ में dt मल्टीप्लाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t करना, सॉरी, और साथ में dt मल्टीप्लाई। तो सीधा ये वाला जो रिलेशन है जो यहां पे आ रहा है वो डायरेक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इतना काम हो गया। जब ये काम हो गया अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब क्या करना है, पूरे फंक्शन को अब हमें बदलना है। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन आई इज चेंज एज एफ डैश एक्स को बच्चों एज इट इज रहने दो, एफ एक्स की जगह आपने टी डाल दिया, इंटू एफ डैश एक्स की जगह, सॉरी डी एक्स की जगह आपने डाल दिया एफ डैश एक्स डी टी। क्या सही है बताओ चेक करके। आगे चल के ये सब डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ डैश एक्स डायरेक्ट हटाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ये लिखा ना एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स ही बन रहा है, डायरेक्ट हट सकता है। जितना शॉर्टकट करना चाहोगे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करूंगा पूरे फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना, और ये वाली चीज यूज करूंगा और यहां पूरी बात लिखूंगा, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसिल हो गए, बचा क्या बेटा, 1/t dt। अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो 1/t स्टैंडर्ड फंक्शन होगा या नहीं होगा, सही है। 1/t क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। अगर 1/t स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod t प्लस सी। अब t को फिर बदल दो, log t की जगह क्या लिख सकते हो, fx, और उसे चेंज करना जरूरी है क्योंकि t हमने सपोज किया है वो वेरिएबल। इस तरीके से पूरा सब्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है। अब चलो इसमें आ जाते हैं। इसमें मान लो मैं fx को t पुट कर देता, एफ डैश एक्स आता, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, अलग टाइप में आएगा। तो ये 1/f डैश एक्स होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, ये खत्म होना चाहिए, तो खत्म हो जाएगा यहां समझाने के लिए ये। इसमें आ जाओ, एफ एक्स को टी पुट करोगे, बाहर का एफ डैश एक्स कट जाएगा, क्या बचा, टी टू दी पावर एन बचा। तो टी क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, टू दी पावर एन क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है, टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, खत्म। ऐसे बेटा यहाँ ई टू दी पावर एफ एक्स है, तो पूरे e टू दी पावर को नहीं पुट करने का फायदा है क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है e टू दी पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन को पुट करूंगा, एफ एक्स को कितना मिला मुझे, एफ डैश एक्स कट जाएगा, e टू दी पावर टी डी टी, इंटीग्रेशन पता है हमें, e टू दी पावर टी प्लस सी। ऐसे यहां पे क्या पुट करोगे, एफ एक्स को ही टी डालोगे, ए टू दी पावर टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमें पता है ए टू दी पावर टी अपॉन लॉग ए प्लस सी। क्या बातें मेरी समझ में आ गई? अब फटाफट नोट कर लो एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3 पर आओ बेटा। ये 3 नहीं है हमारी, कौन से 5 है ना, अच्छा सीधे 5 पर आ गए हम, रुक जाओ बहुत सारी चीजें, चल कोई बात नहीं, उसको बीच में कराते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन ही खत्म कर लेते हैं, बाकी की चीजें ना हाँ वो यूज हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 पर आ जाओ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5, ठीक है ना, इस पे आ जाओ, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, बीच में भी पढ़ाता हूँ अभी चीजें। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5,
क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, ठीक है, x log x इंटू log ऑफ log x। एक मिनट बच्चों, x log x इंटू log ऑफ log x। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हमें ये समझना होगा कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी। देखो ऐसे चेक करते हैं, फंक्शन को देखना शुरू करो आप। पहला आपने देखा तो बेटा x है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। पहला आपने देखा तो क्या है, वो x है, जो कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये देखो, अभी तक हमें कोई जजमेंट नहीं है पहले फंक्शन को देख करके। दूसरा फंक्शन हमने देखा log x, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, अभी भी हमें कोई जजमेंट नहीं है। तीसरा फंक्शन जब हमने देखा तो वो है log x। आपको जो सब्स्टिट्यूशन का हिंट दे रहा है वो ये दे रहा है log x। log x का मतलब एक कंपोजिट फंक्शन आपको दिख गया। log के साथ हमेशा x रहता है, सही है। अगर log के साथ ax प्लस b होता तब भी मुझे ये श्योर था कि हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे फंक्शन को देख करके, फिर क्वेश्चन वैसा बनेगा, ठीक है ना। फिलहाल आपने देखा log x, एक ऐसी कंपोजिशन जिसके अंदर जो रिप्लेस कर रहा है x को वो लीनियर फंक्शन नहीं है। क्या log x लीनियर फंक्शन है? नहीं है, तो पक्का सब्स्टिट्यूशन लगेगी। कहां लगेगी? अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन आ जाए और फंक्शन के x को जो चेंज करने वाला फंक्शन हो वो लीनियर ना हो, ठीक है, तो पक्का बिना सब्स्टिट्यूशन के वो क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? या तो ये किसी अलजेब्रा से सॉल्व हो जाए log x, भाई स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि log का सीधा जो एलिमेंट है वो log x ही बन रहा है। क्लियर हुआ? तो अब ये डिसाइड हो गया कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। सबने समझ लिया कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाओगे कि सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अब ये तो हो गया, अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसको समझना है। सबसे पहले पूरे को समझना है, इस पूरे को समझना है कि भाई मैं क्या पुट करूं। अगर पूरे को पुट कर दूं तो फायदा है, या पार्ट को पुट कर दूं तो फायदा है। पूरे को पुट कर दूं तो बेनिफिट है, या पार्ट को पुट कर दूं तो फायदा है। तो ये आपकी डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप डेरिवेटिव कर लेते हो। log x का डेरिवेटिव करो 1/log x, फिर log x का 1/x। तो देखो पूरा का पूरा ये फंक्शन बन रहा है, ये ध्यान से देखो, पूरा बन रहा है ना। ये वो वाली फॉर्म हो गई log जो हो गया f' कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, सबको क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? पुट log x इज इक्वल टू t। तो log x का डेरिवेटिव 1/log x, एक मिनट बच्चे, log x का डेरिवेटिव 1/log x, ठीक है। फिर इस log x का 1/x विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब साथ में क्या लगाना है? dx, dt का t का 1 और फिर dt। तो व्हाट अबाउट dx? dx इज इक्वल टू x इंटू log x dt। तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या बन के आ गया? दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, और बाकी कुछ मत बदलो, x इंटू log x इंटू log x मल्टीप्लाई बाई t, और यहां पे आ गया x log x और dt, x log x और dt। ठीक है, क्या क्लियर है ये बात? x log x और x log x,
कैंसिल आउट। अभी क्या बचा हमारे पास, 1/t/dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस सी, और t की जगह क्या लिख दिया हमने, log x प्लस सी। सॉल्यूशन था आसान, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x मल्टीप्लाई बाई cos क्यूब x dx। देख लिया आप लोगों ने। अब शुरुआत करते हैं समझना कि क्या सब्स्टिट्यूशन का है। पहले आ जाओ, लिखो मत साथ साथ, पहले समझो बात को। साइन एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इससे कुछ हिंट नहीं मिला। अगला मिला कॉस क्यूब एक्स, पावर 3 है, तो भाई पावर रूल लग के इंटीग्रेशन हो सकती थी, लेकिन जब 3 के अंदर देखा गया तो वो लीनियर नहीं है, वो कॉस एक्स है। क्या बन गया, कॉस एक्स होल क्यूब। अब इसमें कितना भी चेंज कर लो, बाहर साइन है। इससे ये पता चल गया कि कंपोजिट फंक्शन कहां पर है, कॉस क्यूब में है। समझ गए? तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर है, कॉस क्यूब में है। अब क्या पूरे कॉस क्यूब को टी पुट करना चाहिए या पार्ट को पुट करना चाहिए? पूरे को क्यों नहीं पुट करना चाहिए? 3 cos स्क्वायर एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। अब जो एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर आ रहा है उसका क्या होगा, वो तो हमें फायदा नहीं देगा, एक्स्ट्रा कर दिया हमने। तो अब ये पता चल गया जी cos x को टी पुट करना है। अब अगली समस्या देखो, अगर मैं cos x को टी पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। अब वो sin x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कटेगा कैसे, ये तो बन जाएगा sin स्क्वायर x। अब क्वेश्चन अटक गया, कहां सॉल्व होगा, नहीं होगा ना। समझ में आया, सब कुछ देख लिया था ना हमने। अगर मैं cos को टी पुट करता हूं, बिल्कुल सही जजमेंट कर ली थी कि भाई माइनस साइन आया, माइनस साइन आया तो ये साइन कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये बल्कि एक्स्ट्रा हो जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यूब डी टी हो जा रहा है। उससे क्या फायदा होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है। जब तक कुछ आपको न्यूमरेटर की तरफ दिखेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, कैसे सॉल्व होगा? ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कहते हैं रिड्यूसेबल टू सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। आपको खुद रिड्यूस करना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर दूं। यहीं से थोड़ा थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो रही है बात। कैसे डायरेक्ट सीधा नहीं दिख रहा कि भाई परोस दिया कि ये रहा एफ एक्स और ये रहा एफ डैश एक्स, पुट कर दे, हो गया काम। ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, अब हमें खुद तैयार करना पड़ रहा है कि कैसे मैं इसको सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में बदलूं। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, यहीं से शुरू होती है कि जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना उसका तेज दिमाग चलेगा। अब क्या करेंगे हम कि साइन को डिवाइड कर देंगे कॉस से, ये देखो, और कॉस को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। कॉस को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। कॉस 4 बन गया। क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा? सब कुछ है एज इट इज है। 1/cos इज टू पावर 4 क्या बन गया, सीकेंड पावर 4 बन गया। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan x dx बन गया। क्या अब सब्स्टिट्यूशन नजर आ रही है? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लाजवाब क्वेश्चन होंगे। अब क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन करनी होगी हमें tan की, पुट tan x इज इक्वल टू टी। अच्छा एक चीज और देख रहे हो कि अब मैंने वो नहीं पुट किया जो कंपोजिट था, ध्यान दो जरा। लेकिन इतना पता है सब्स्टिट्यूशन होगी, तो वो सब छोटे छोटे हिंट है कि ऐसा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब जैसे भाई सीकेंड को अगर मैं टी पुट कर देता तो कोई फायदा मिलता, सीकेंड 4 को टी पुट कर देता तो कोई फायदा मिलता। तो अब क्या पुट कर रहे हैं हम, tan x को पुट कर रहे हैं।
तो डिफरेंशिएशन से भी कुछ बातें समझनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और भी एक चीज समझने वाली है, देखते हैं। 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो dx की कितनी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी। अब अगर मैं इसको इसमें सब्सटीट्यूट करूं तो i इज इक्वल टू सीकेंड टू द पावर 4 x, नीचे आ गया t, इंटू 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी। ठीक है, जय आपको भी ध्यान देना है, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। इसमें एक चीज मुझे बतानी हो, ध्यान रखना, ये पूरा कैंसिल आउट होकर के कितना बच गया बेटा, स्क्वायर बच गया। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन है वो बन के आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टी डी टी। अब एक नई प्रॉब्लम हो गई, पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते ही इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dt हो गया, इंटीग्रेटिंग फंक्शन पूरा t में आ गया और हम उसको इंटीग्रेट कर लाए। अब यहां क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dt हो गया, इंटीग्रेटिंग फंक्शन t और x में हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर dt हो तो t के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हो गए। वो कब होते, जब ये x को t ना रिप्रेजेंट कर रहा होता। यहां तो हमने x को t में रिप्रेजेंट करवाया है ना, तो अब आप ये सीकेंड स्क्वायर x को कांस्टेंट नहीं मान सकते कि सीकेंड स्क्वायर x को बाहर कर दो। सर ने बताया था कि dt हो जाए तो बाकी t के अलावा सब कांस्टेंट हो गए, क्योंकि ये इसकी वजह से फॉर्म हुआ है। x और t डिपेंडेंट हैं, x फंक्शन को किस फंक्शन की फॉर्म में बदला है, t में, तो इसका मतलब x अभी भी वेरिएबल ही है। समझ गए। तो आप तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि पूरा का पूरा फंक्शन t में ना चेंज हो जाए। यहां इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन रुक चुका है। समझ गए। कब इंटीग्रेशन होगी, जब ये पूरा t में चेंज हो जाए। अभी ये चेंज नहीं हुआ है, x में बचा हुआ है, तो मुझे काम करना है कि मैं सीकेंड स्क्वायर x को कैसे t में बदलूं। जब ये सिचुएशन आ जाए तो हमेशा पहुंचना है जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की है। किसको सब्स्टिट्यूट किया है, 10x को t में बदला है। आपको जो ये सीकेंड स्क्वायर x है, ऐसी कोशिश करनी है, या बनेगा ही बनेगा पक्का, कि वो 10t के अंदर 10x के अंदर कन्वर्ट होगा। सीकेंड स्क्वायर x किस में कन्वर्ट होगा, 10x के अंदर कन्वर्ट होगा। तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। सीकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन टी डी टी। समझ गए सभी, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट हो गया, अब 10x किसके बराबर है बच्चों, तो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, सेपरेटिंग एलसीएम। ये हो गया 1 बाई टी प्लस टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, और टी का टी स्क्वायर बाई 2, टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी किसके बराबर है, 10x के, और यहां पर भी क्या आ गया, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि भाई इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन होगी। ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, जहां हम कंपोजिट को पुट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पूरा एफ डैश एक्स नहीं मिलेगा, पार्ट ऑफ एफ डैश एक्स मिलेगा। जैसे सीकेंड स्क्वायर मिला, सीकेंड 4 पूरा नहीं मिला, आपने कट कर दिया। अब जो क्वेश्चन बच रहा है वो किस में बच रहा है, टी और एक्स में बच रहा है। तो हम तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक x के फंक्शन को कन्वर्ट करके t में ना ले आए। सही है। अब x का फंक्शन कहां से बदलना पड़ेगा, तो मुझे आना पड़ेगा कहां पर, जहां मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। मैं ये देखूंगा मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 10x। तो जो हमारा x में फंक्शन बचा हुआ है, ये समझ जाओ उसे 10x में ही चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सोचो, उसे चेंज करो, फिर उसकी जगह t को पुट करो।
फिर उसके बाद जो भी फंडामेंटल लगता है वो अप्लाई करो और इंटीग्रेशन करो। अभी समझ गए? ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब आओ इसके अगले एग्जाम्पल पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 और a क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर रूट dx। ठीक है ना, समझ गए? अब सब्स्टिट्यूशन सोचो। पहला है x टू दी पावर 5, ये तो इंटीग्रेट हो सकता है, x टू दी पावर 6/6 ऐसे हिंट के तौर पे। यहां पर आओ तो स्क्वायर रूट दिख रहा है मुझे, यानी पावर रूल, पावर हाफ। अंदर अगर लीनियर होता तो चलो एक बार को सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, या मन करे तो कर भी दो, आपकी मर्जी होती है उसके अंदर, वो देखना पड़ता है। इसमें क्या है, a क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये कोई लीनियर तो नहीं है, सही है? लीनियर नहीं है तो यानी सब्स्टिट्यूशन होगी, यही कंपोजिट फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन यहीं पर होगी, सही है? अब अगर मैं इसको टी पुट करता हूं, पहले तो ये समझो क्या पूरे रूट को टी पुट करना पड़ेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था, 1/2 रूट एक्स, तो ये तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1/2 रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो इसका मतलब रूट को तो नहीं पुट करना, तो जो कंपोजिट वाला पार्ट है उसे पुट करना है। यानी मुझे पुट करना है एक्स क्यूब को टी, ध्यान से समझो, अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूं तो क्या मिलेगा, 3x²। पूरा तो नहीं मिल रहा लेकिन पार्ट मिल रहा है, यानी एक्स क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 3x²। ठीक है, अब आपको कंफर्म करना है क्या ये बिल्कुल सही मैंने पुट किया है। ध्यान से देखो, पार्ट पुट हुआ, पार्ट f' मिला, जरा x² कट करो 5 में से कितना बच रहा है, तो जो पुट किया था वो मिल रहा है कटने के बाद, तो पक्का हमने सब्स्टिट्यूशन बहुत सही करी है, यही सब्स्टिट्यूशन है इसकी, क्योंकि हम बाद में बदल पाएंगे उसको। जब पार्ट ऑफ f' मिले तो ये देखो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी हेल्प से क्या फिर बचा हुआ पार्ट बदल जाएगा, अगर बदल जाएगा तो वही सब्स्टिट्यूशन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट, यहां तक समझने के बाद अब देखो, अगर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने चल रहे हो, जैसे आप एक्स क्यूब को पुट करने चल रहे हो, उसके साथ में अगर प्लस माइनस में कोई भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई कांस्टेंट है, तो सबको साथ में पुट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर जिसको हम पुट कर रहे हैं उसके प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई कांस्टेंट है, तो सब साथ में चले जाएंगे सब्स्टिट्यूशन में। ये हमारी इंटीग्रेशन प्रोसेस को इजी बनाएगा, और नहीं पुट करोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी पॉइंट बोले ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस को इजी बनाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर रूट के अंदर वैल्यू है तो उसे हमेशा t² पुट करो, वो और आसान कर देगा हमें। उसे क्या पुट करो, t² पुट करो। तो देखो अब मैं पुट करता हूं, सारे पॉइंट क्लियर सबको? तो मुझे पुट करना था x³, लेकिन मैंने देखा a³ कांस्टेंट है साथ में, उसके साथ प्लस है, तो मैं इसे भी साथ में ले चलूंगा, a³ प्लस x³ इज इक्वल टू t। ठीक है, ठीक, a³ प्लस x³, हाँ, इज इक्वल टू t²। ये पुट करेंगे हम। a³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x² dx, और t² का क्या हो गया, 2t dt। क्या हो गया, 2t dt। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 3x² dt, 2t अपॉन 3x² dt। सही है, अब बढ़ते हैं आगे। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो गया, 3x² से x² कट गया, सीधे कट कर दूं, समझ जाओगे ना? कट करके तो ना दिखाऊं, पुट कर देते हैं, चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 रूट t² इंटू 2t अपॉन 3x² dt।
करेक्ट है बेटा। एक्स स्क्वायर से 5 कट के क्या बचा, क्यूब बचा, और रूट से टी स्क्वायर बाहर आके क्या बचेगा, रूट से टी स्क्वायर बाहर आके क्या बचेगा, टी बचेगा। बाहर मैं क्या ले सकता हूं, यहां से एक कांस्टेंट 2 बाहर आ रहा है, एक कांस्टेंट 3 बाहर आ रहा है, तो बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया 2/3, और अंदर क्या रह गया बेटे, रूट का टी स्क्वायर टी हो गया, और टी से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, टी। ठीक है, हाँ एक एक्स क्यूब भी आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुक जा एक मिनट, वो दिमाग से निकल गया। एक हमारे पास आ गया एक्स क्यूब और टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर एक्स क्यूब को चेंज करना, कहाँ आना है, जहां हमने सब्स्टिट्यूशन करी है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी, कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब और टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, समझ गए। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, टी टू दी पावर 4 माइनस ए क्यूब टी स्क्वायर डी टी। यही काम हमें ना फ्रैक्शन से करना पड़ता। अभी अगर मैं रूट को टी स्क्वायर ना पुट करता तो सब जगह पावर हाफ हो जाती है, रूट टी हो जाता ना। ठीक है, तो ये आपको फायदा देगा। अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। T4 का कितना हो गया, T5/5, ए क्यूब एज इट इज, टी क्यूब बाई 3, और इसके बाहर क्या आ गया, प्लस सी। ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं बेटा, 2/15। अब टी को बदलना है। अगर ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वायर है तो टी क्या हो गया, रूट हो गया, रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ बाहर 5 है, तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब की पावर कितनी हो गई, 5/2। सही है ना, सही है। इधर कितना आ गया, -2a³/9, और t की जगह क्या आ गया, a³ प्लस एक्स क्यूब होल इज टू पावर 3/2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, कोई डाउट? यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों का होमवर्क है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का, और पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 करनी है, और इसमें मैंने टोटल 38 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 38, उधर देखो राइट साइड पे। ठीक है, ये 38 क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं, और ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6 पूरी करनी है, पढ़ा चुका हूं उसी में, ये वाली फॉर्म भी, वो इसमें एक्स्ट्रा लिखा था, सब पढ़ चुके हो तुम लोग। और इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 भी पूरी करनी है। कुल इसमें 12 क्वेश्चन है, 38 और 12, 50 क्वेश्चन ये, और 5 ये, 55 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 4, 56 क्वेश्चन मुझे अगली क्लास में चाहिए, रजिस्टर चेक करूंगा मैं। ठीक है, 56 हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 पूरी, हाँ जी, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6 पूरी, और 12 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6, इतना काम आपको अगली क्लास में करके लाना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार उसको सोचना है। जैसे क्या हो रहा है कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको जितने भी फंक्शन यहां दिखे सबको सब्स्टिट्यूट करके देखना है, सबकी डिफरेंशिएशन चेक करनी है, पूरा ट्राई करना है। अगर डायरेक्ट पता चल रहा है ये पुट करके आंसर मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है छोड़ना नहीं है, जितने वहां तुम्हारे पास फंक्शन है सबको पुट करो, सबकी डिफरेंशिएशन करके चेक करो कि इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनता है, तो अपने आप क्लियर होना शुरू होगा। ठीक है, पहले इसमें ऐसे रैंडमली काम किया जाता है, जब धीरे धीरे सीखते जाओगे फिर दिमाग तुरंत बता देगा कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। आपकी प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है इंटीग्रेशन। समझ गए? ठीक है, चलो जा